नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पो मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम सब केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों से कि वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का पहला टॉपिक का नाम है दोस्तों डोरेनर का त्रियक नियम। किसका नियम दोस्तों? डोरेनर का त्रियक नियम। परिभाषा क्या कहता है? परिचय में आइए पहले आप लोग। परिचय में 1817 में जोहान डोवेनर ने तत्वों का वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम दिया। तो त्रियक नियम किसने दिया? तो डोवर्नर ने दिया। किसने दिया दोस्तों? डोवर्नर ने दिया। त्रिक का क्या अर्थ होता है? तीन तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं उन्हें त्रिक कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि त्रिक नियम क्या है। तो किसी त्रिक के बीच वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। औसत मतलब माध्य। क्या दोस्तों? माध्य। कहने का मतलब है कि पहला तत्व क्या दोस्तों? पहला तत्व लिथियम, बीच वाला तत्व सोडियम, लास्ट वाला पोटेशियम। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? जोड़ दीजिए। तो 7 और 39 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 42। और दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 46 को। सॉरी दोस्तों, 39 और 37 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 46। और दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 23। ये 23 जो है इस सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि पहला पद और लास्ट पद को जोड़िए और बीच वाला बराबर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए दोस्तों, कैल्शियम है और बेरियम है, सॉरी ब्रोन है। इसको दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया? SR प्राप्त हो गया। यानी दोनों को जोड़ने के बाद आया कितना? 20 प्लस 137 जोड़िए, जोड़ने के बाद दोनों को डिवाइड कीजिए, 78 आ गया। उससे क्लोरीन और आयोडीन है। क्या है दोस्तों? क्लोरीन और आयोडीन है। दोनों को जोड़ दीजिए, इसका द्रव्यमान दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बीच वाला प्राप्त हो जाता है। यही क्या है? डोर्न का त्रियक नियम है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। पहला ऑब्जेक्टिव कि डोर्नन के त्रियक नियम कब प्रस्तुत हुआ? 1970 ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव को देखने में टाइम नहीं लेंगे, क्या कि हम पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे तो ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोर्नर के त्रिक में कितने तत्व होते थे? तो कितने तत्व? 3 तत्व होते थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोर्नर ने के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता था? किसके बराबर होता था? पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा डोर्नर का त्रिक है? अभी जस्ट आप लोग को बताएं हम कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों को जोड़ दीजिए, 46 आएगा दोनों का द्रव्यमान। 23 के सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के त्रिक में मध्य तत्व में कौन है? सोडियम है। राइट आंसर बी होगा दोस्तों। डोर्नर का त्रिक नियम किस पर आधारित था? डोर्नर के त्रिक नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोर्नर का नियम सभी तत्वों पर लागू क्यों नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि सभी तत्व के त्रिक नियम बन नहीं सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोर्नर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। डोर्नर के त्रिक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तत्वों का वर्गीकरण करना। एक क्वेश्चन है कि डोर्नर का त्रिक नियम किस अध्याय से संबंधित है? तत्वों के वर्गीकरण से।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, चलिए इसके बारे में देखते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो सबसे पहला पॉइंट निकलेगा कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया। किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। आइए इसके बारे में देखते हैं कि 1864 में जॉन एलन, कौन दोस्तों, जॉन एलन न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण अष्टक नियम दिया। तो अष्टक नियम किसने दिया दोस्तों, न्यूलैंड्स ने दिया। अष्टक नियम क्या है, तो जब तत्व के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है आगे, कि नियम का आधार क्या था। न्यूलैंड्स के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पर था। किस पर था, परमाणु द्रव्यमान। सवाल पूछेगा आपसे कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर था, परमाणु द्रव्यमान पर था। बढ़ते क्रम में रखने पर पाया कि उनके प्रत्येक 8वें तत्व पर दोहराए गए। यानी संगीत का आप सुने हैं एक चीज, क्या है उसका, सा रे गा मा पा, इसी पर बनाया गया था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दोस्तों। चलिए क्या है देखिए यहाँ पर, क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया। इस जो सात पहला और इसमें जो लास्ट वाला आएगा, ये पहला और लास्ट वाला के गुण एक दूसरे से परिवर्तित होते जाएगा। यही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। सारे गामा पानी सा था। ठीक, आगे देखिए आगे क्या है दोस्तों, नियम की विशेषता था। न्यूलैंड्स का नियम की विशेषता क्या था कि तत्व का क्रमबद्ध वर्गीकरण करने का पहला सफल प्रयास था। न्यूलैंड्स का वर्गीकरण करने का पहला प्रयास था। कुछ तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति को समझाया। आगे नियम की सीमाएं क्या थी, सब्जेक्टिव में पूछता है कि न्यूलैंड्स का सीमाएं क्या थी, विशेषताएं क्या थी। तो उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सीमित था। कैल्शियम के बाद जितना भी तत्व आएगा उसके बाद फिक्स नहीं था। सभी तत्वों को इसमें नहीं रखा गया था। कुछ तत्वों के गुण इस नियम के अनुसार नहीं थे। आगे क्या पॉइंट है दोस्तों, कि न्यूलैंड्स ने अपने नियम को अंग्रेजी संकेत 7 स्वरों में बांटा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या दोस्तों, सा रे गा मा पा नी सा। क्या है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, सा रे गा मा पा नी सा के समान बताया था, इसलिए इसे अष्टक नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टक नियम। आप लोग से पूछेगा अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देख लिए, कॉन्सेप्ट आप लोग देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और बेहतर से याद कर लीजिएगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने न्यूलैंड दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर न्यूलैंड्स होता है, याद रखिएगा न्यूलैंड्स होता है। तत्वों का वर्गीकरण करते समय कौन सा नियम प्रतिपादन किया था, कौन सा नियम, अष्टक नियम। त्रिक नियम किसने दिया, डोवर्क ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व किसके समान होते हैं। तब अभी जस्ट बताएं, पहला और 8वें तत्व के पहला क्या हो जाएगा, पहला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम की तुलना किससे की, जिसे प्रत्येक 8वें स्वर की पुनरावृत्ति हो। संगीत के सप्ताह जिसे कहते हैं सा रे गा मा पा नी सा। क्या दोस्तों, सा रे गा मा पा नी सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का प्रमुख सीमा कौन सी थी। तो इसका प्रमुख सीमा क्या थी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये था केवल कैल्शियम तक तत्वों के। पता है कैल्शियम का परमाणु संख्या 19 होता है दोस्तों। क्या होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है दोस्तों। क्या होता है, 20 तक ही सीमित था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, ये क्वेश्चन नहीं है, इस तरह से इसको नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। जस्ट बताएं किस आधार पर किया था, ये क्या था, परमाणु द्रव्यमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त सारणी तो 1968 में द्रविड मेंडलीव ने तत्वों का परमाणु, क्या है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, परमाणु द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव का जो आवर्त नियम था किस पर था? परमाणु द्रव्यमान पर था। ठीक है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित था। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। पूछा गया है भी कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। घटते क्रम की बढ़ते क्रम था? बढ़ते क्रम में। व्यवस्थित करके आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। मेंडलीव का नियम क्या है? तो भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर कितने किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित हैं। क्या थे? परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या है दोस्तों? मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पहला विशेषता क्या था? तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर था? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। दूसरा क्या है कि समान गुण वाले तत्व एक ही स्तंभ में पाए जाते हैं। समान गुण वाले तत्व एक ही स्तंभ में पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ें। कौन? कितने स्थान? 3 स्थान। आगे बताएंगे 3 स्थान कौन सा था। भविष्यवाणी की गई कि रिक्त स्थानों पर क्या दोस्तों? रिक्त स्थानों पर ऐसे तत्व मिलेंगे जिनके गुण बताए गए तत्वों से मिलते होंगे। जैसे भविष्यवाणी में किया गया, प्रथम तत्व कौन था? जर्मेनियम। सेकेंड था स्कैंडियम। जर्मेनियम को क्या दोस्तों? जर्मेनियम को एक्का सिलिकॉन कहा गया। पूछ देता है कि एक्का सिलिकॉन मेंडलीव का आवर्त सारणी में एक्का सिलिकॉन किसे कहा गया? जर्मेनियम को। एक्का बोरॉन किसे कहा गया? स्कैंडियम को। किसे? स्कैंडियम को। आगे देखिए, एक्का एल्युमिनियम किसे कहा गया? तो गैलियम को कहा गया। क्या है? गैलियम को कहा गया। और एक्का बोरॉन किसे कहा गया? स्कैंडियम को। पूछा गया है कि एक्का बोरॉन किसे कहा था? स्कैंडियम को। एक्का जर्मेनियम किसे कहा गया? जर्मेनियम को। संयुक्त घनत्व आदि का पहले अनुमान लगाया गया था। किसका? जर्मेनियम को। एक्का बोरॉन में क्या है? गुणों को वह सही अनुमान लगाया। स्कैंडियम क्या है? गुणों का सही अनुमान लगाया। अनुमानित गुण बाद में सही पाए गए गैलियम का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, निप्पो मिशन प्रगति क्लासेस। बिहार बोर्ड 2027 के लिए इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही आपका यूट्यूब चैनल है, निप्पो मिशन प्रगति क्लासेज। और जो भी स्टूडेंट पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप पिछला क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में गुण क्या था? समान गुण वाले तत्व एक ही स्तंभ पाए गए थे। पॉइंट याद रखिएगा, समान गुण वाले तत्व एक ही स्तंभ में रखे गए थे। रिक्त स्थान छोड़कर अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी की गई थी। बात सही है। आगे क्या है? तत्वों के गुणों और परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध स्पष्ट हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। मेंडलीव का आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे, खोजा गया था। याद रखिएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। उसमें अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था। मेंडलीव के समय में अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था। पहला देखिए दोस्तों, आवर्त समूह। चलिए, तो पहला में हाइड्रोजन है, खाली सब है। ये सब मेंडलीव का आवर्त नियम था। क्या क्या दोस्तों? मेंडलीव का था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रूसी वैज्ञानिक द्रमित मेंडलीव ने सन 1869 में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? परमाणु द्रव्यमान पर। जो हमारा आधुनिक वर्गीकरण है, क्या है दोस्तों? आधुनिक वर्गीकरण परमाणु संख्या पर। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसका आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के होते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान जानबूझकर खाली क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि भविष्य में खोज जाने वाली तत्व इसमें आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में सबसे बड़ी विशेषता निम्नलिखित में कौन सी मानी जाती है? तो भविष्य में खोजे जाने वाली तत्वों के लिए मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व के गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीव ने उसकी खोज से पहले कर दी थी? गैलियम भी था, 3 गो था। मेंडलीव की
आवर्त सारणी का आधार क्या था? ये परमाणु द्रव्यमान था। बहुत बार सवाल पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी में समान रासायनिक गुण वाले तत्व कहाँ रखे गए थे? तो कहाँ रखे गए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही समूह में रखे गए थे। अभी जस्ट चर्चा कर चुके हैं सबके। मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख सीमा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? परमाणु क्रमांक का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि परमाणु द्रव्यमान किया गया। किसका? परमाणु द्रव्यमान का किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन की स्थिति के में स्पष्ट किस आवर्त सारणी का प्रमुख कमी मानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो ये क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्वों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी। आपके लिए बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी परिचय पहले देख लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित आवर्त सारणी, जो भी चल रहा है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी है। किसने दिया था दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था दोस्तों? मोसले ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। परमाणु संख्या पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित था दोस्तों? परमाणु संख्या पर आधारित था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि मुख्य विशेषता किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का। इसमें आवर्त कितने होते हैं? याद रखिए, आवर्त बोल रहा है कि वर्ग बोल रहा है? समूह बोला। आवर्त की संख्या 7। आवर्त की संख्या कितना है दोस्तों? 7। समूह की संख्या 18। समान रासायनिक गुण क्या दोस्तों? समान रासायनिक गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे गए थे। SPDF ब्लॉक में विभाजित किया गया था। कुल 118 तत्व थे, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व? 63 थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व? 63। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व? 118। आगे देखिए दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी सभी ज्ञात तत्वों के सही स्थान दिया गया था। समस्थानिक तत्वों की स्थिति स्पष्ट हुई थी। नए खोजे गए तत्वों को भी स्थान दिया जा सकता है। तत्वों के गुणों का समझाना आसान हो गया था। किसलिए? आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने दिया। किसने दिया दोस्तों? मोसले ने दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? इसकी सीमाएं में कुछ त्रुटियां हुई। हाइड्रोजन का सही स्थान निश्चित नहीं कर पाया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हाइड्रोजन का स्थान सही निश्चित नहीं कर पाया। एफ ब्लॉक के तत्व की स्थिति को समझाना कठिन हो गया। एफ ब्लॉक का जो आपका तत्व है, जो उसे अंतःसंक्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःसंक्रमणीय कहते हैं। डी ब्लॉक को अंतःसंक्रमणीय तत्व कहते हैं। आगे है 22 संक्रमण तत्वों के गुणों के कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इस सीमा में असफल रहा। तत्वों के परमाणु क्रमांक, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या इसे वो क्या कहते हैं? क्रमांक कहते हैं। बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन परिवर्तनों की संख्या बढ़ती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन परतों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या होती है? आवर्त होती है। भी याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या होती है? आवर्त होती है। आधुनिक आवर्त नियम में कुछ क्या होता था? भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु क्रमांक, आवर्ती और फलन पर होती थी। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो रहा होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। इसको दिख रहा होगा दोस्तों आप लोग को? ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, समूह की संख्या भी जस्ट बताएं। समूह की संख्या कितना है? 18। कितना है? 18। आपको में एस ब्लॉक है दोस्तों। यहाँ से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा सही ढंग से। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव पेज में खींच देंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव याद नहीं होगा। एस ब्लॉक में क्या होता है? समूह 1 और 2 आता है। एस ब्लॉक में समूह 1 और 2 आता है। डी ब्लॉक में समूह 3 से लेकर 12 तक। अभी जस्ट बताएंगे कौन कौन है। जो पी ब्लॉक में 13 से 18,
कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों नहीं है। आपका जो एफ ब्लॉक है ये देखिए, यहाँ पर जो एफ ब्लॉक है क्या है, एफ ब्लॉक है। ये दोनों ई क्या है दोस्तों, ई एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। हम मार्किंग कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ से यहाँ आपका डी ब्लॉक है, क्या है, डी ब्लॉक है। और यहाँ से यहाँ, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से यहाँ नहीं दिख रहा है, ये आपका पी ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ पी ब्लॉक है। और ये हरा वाला ग्रीन वाला दिख रहा है आपका एस ब्लॉक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ कौन होता है। तो एस ब्लॉक, तो समूह 1 और 2 को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। डी ब्लॉक 3 से लेकर 12, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। ये पूरा को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा पीला वाला भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, पी ब्लॉक कहते हैं। याद रखिएगा, पीला वाला भाग को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। आपका जो ई कलर दिख रहा है कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, क्या है, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में क्या, एस ब्लॉक में कितने समूह, 1 से 2, यानी 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 3 से लेके 12। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18, 13 से लेके 18, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों। 18 देखिए, यहाँ पर आप लोग गौर से यहाँ पर देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ग 18 में ही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आर्गन, ये सब अक्रिय गैस से, क्या है दोस्तों, अक्रिय गैस से, क्या है, अक्रिय गैस से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन। इस 17 वाला दिख रहा है, हाइलोजन परिवार है। 17 क्या है, हाइलोजन परिवार। आप लोग याद रख लीजिएगा, हाइलोजन परिवार में कौन है कौन नहीं। हाइलोजन परिवार में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्टियन और टिस्टियन। कोई दिक्कत है दोस्तों नहीं। कम से कम 18 17 याद रखिएगा, सवाल बन जाएगा। अक्रिय गैस 18 में, हाइलोजन परिवार 17 में। कौन कौन हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी, अभी जस्ट बताएं आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने किस आधार पर किया था, परमाणु। इस सारा PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर बनाया गया है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्या था ये, आप चल जाएगा मेंडलीफ में। कौन चल जाएगा, मेंडलीफ में। लेकिन बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यही था आपका आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, जस्ट बताएं कितने कितने आवर्त और समूह बोला है। तो थोड़ा सा ध्यान से, लेकिन कि 18 और 7 देखें और खटाक नाम मार दिए। तो 18 क्या है और 7 क्या है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 7 आवर्त थे, 18 समूह जस्ट बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति मुख्य रूप से किसमें निर्धारित की गई थी, परमाणु क्रमांक में दोस्तों। परमाणु क्रमांक देखिए, टिक मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी सबसे बड़ा लाभ कौन सा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे बड़ा लाभ क्या था, इसका राइट आंसर समस्थानिकों के उचित स्थान निर्धारित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों को कौन सा गुण सामान्यतः समान पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, समान बोला है, क्या बोला है, समान। परमाणु संख्या बोल सकते हैं या परमाणु क्या दोस्तों, एक मिनट रुकिए। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में गुण सामान्यतः समान पाया जाता है, समान है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 न्यूट्रॉनों की संख्या संयोजित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं, याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में कितना परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 1 की वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से किसी तत्व के किसी गुण का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट में आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक गुण भी होगा, संयोजकता भी होगा, धात्विक और अधात्विक होगा, इनमें से सभी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आवर्त समूह। क्या है दोस्तों? आवर्त समूह। चलिए दोस्तों आवर्त और समूह के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आवर्त और समूह क्या है? आवर्त का मतलब क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 7 गो। कितने आवर्त हैं? 7। आवर्तों की संख्या ऊपर से नीचे होती है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है? आवर्त की संख्या ऊपर से नीचे की ओर होता है। आवर्त की संख्या ऊपर से नीचे की ओर होता है। एक ही आवर्त दाएं बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या एक एक करके बढ़ते हैं। जस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं इसका कि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक एक करके बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। समूह देखते हैं। समूह क्या है? ग्रुप क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18 हैं। समूहों की संख्या बाएं दाएं की ओर जो होती है, बाएं से दाएं की ओर होती है। जस्ट बताएं करने बाएं करने दाएं। जो एक ही समूह ऊपर से नीचे जाने पर, याद रखिएगा इसको दोस्तों, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु क्रमांक क्या होती है? बढ़ती है। इसको याद रखिएगा कि समूहों की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तत्वों की परमाणु क्रमांक क्या होती है? बढ़ती है। आगे क्या है? कुल आवर्त की संख्या 7 होती है। 1 से लेकर 7 आवर्त होते हैं। कितने? याद रखने का योग 7। 11 में, ठीक। कुल समूह की संख्या 18 होती है। आवर्तों की क्षैतिज पंक्ति कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए अब समझ में आ जाएगा। रेड वाला दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। क्या है दोस्तों? रेड वाला आवर्त है। क्या है? आवर्त है। 1 2 सब आवर्त है। क्या है? आवर्त है। और इस साइड से आप लोग को दिख रहा है इस ग्रीन वाला, यानी इधर बढ़ते साथ, जिसमें ई देखिए रेड से कर रहे हैं वो क्या है? रेड से करेंगे वो समूह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से करके 18। क्या है दोस्तों? ये सब आवर्त है। क्या है? आवर्त है। क्या है दोस्तों? आवर्त है। अभी जस्ट आप लोग को बताएं, यानी आवर्त 1 और 2 में, आवर्त 1 और 2 को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। और 13 से लेके 3 से लेके 12 तक को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक। और 13 से लेके 18 तक को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, सॉरी दोस्तों पी ब्लॉक। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। और नीचे में जो उसे क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ए ब्लॉक। 18 में जो दिख रहा है आपका, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, बार बार इसकी पॉइंट को हम बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम। क्या है दोस्तों? हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑक्सोन। ये उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। अक्रिय गैस की संख्या कितना है दोस्तों? 7 है। और हाइड्रोजन परिवार 17 में। हाइड्रोजन परिवार कितना में? 17 में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अर्जेंट और टीएन और टेस्टोन। कितना हाइड्रोजन परिवार कितना? 6। ये दो को कम से कम याद रखिएगा। चलिए आगे करो। समझ में आ गया कि आवर्त कौन है? यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त कहलाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त कहलाएगा, और यहाँ से बाएं से दाएं जाएंगे तो समूह कहलाएगा। फिर से एक बार बोल देते हैं दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये रेड दिख रहा है आपको? रेड दिख रहा है ना? आप लोग को रेड दिख रहा है? ये रेड दिख रहा है ना? रेड यहाँ से ऊपर से नीचे आइए। देखिए ऊपर से नीचे आइएगा तब आवर्त है। क्या है? आवर्त। ऊपर से नीचे आएगा तो आवर्त, ऊपर से नीचे आएगा तो आवर्त। तो आवर्त की संख्या 7 गो। क्या है? 7 गो। लेकिन इधर दाएं बाएं से दाएं जाइए, तीर का निशानी देखिए, दाएं से बाएं जाइए। कहाँ जाइए? रुकिए आपको हम दिखाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग रुकिए, आपको हम बेहतर से समझा देते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त और समूह में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए आप लोग, आप तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आवर्त। क्या है? आवर्त। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं, अब समझ में आ रहा होगा। एक मिनट। ये क्या है? समूह है। क्या है? समूह है। क्या दोस्तों? समूह है। कोई दिक्कत? यानी इस तरह से जो आ रहा है समूह है। क्या दोस्तों? समूह है। और इस तरह से जो आ रहा है नीचे आवर्त है। क्या दोस्तों? आवर्त है। नीचे जो आ रहा है क्या है? आवर्त है। और इस साइड जो जा रहा है, इधर जो जा रहा है क्या है? आवर्त। उम्मीद है कि आप सबको सही से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए फोटो लीजिएगा तो ले लीजिए कि आवर्त जो रेड ऊपर से नीचे आ रहा है आवर्त है, और इधर से इधर बाएं से दाएं जा रहा है वो समूह है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। आवर्त 36 पंक्ति के साथ होते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ को 18 आवर्त ऊपर से नीचे होता है। अभी जस्ट होता है आवर्त ऊपर से नीचे, समूह बाएं से दाएं होता है। सभी तत्व क्रम में व्यवस्थित हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को क्या कहते हैं? जस्ट बोले पंक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वगम स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? आवर्त के बोलेगा कितना? आवर्त और समूह 7 आवर्त 18 समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही तत्व में बाएं से दाएं जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बढ़ती है। एक तत्व का आवर्त मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कोष की संख्या पर। एक तत्व का समूह मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अभी जस्ट लगता हो गया क्वेश्चन की दोस्तों। इस क्वेश्चन अभी जस्ट हो गया कि बहत्तर कोष में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? दूसरे बोला है, क्या है? दूसरे गिन लीजिएगा आप लोग, गिन लीजिएगा कि कितना होता है? 8 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह संबंध में सही बोला है। क्या बोला है? सही बोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही समूह तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त समूह के अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इसमें स्थिति गुणों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए संयोजकता में परिवर्तन है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता आवर्त समूह के क्रम के साथ नियमित परिवर्तन करती है। ठीक है, आगे देखिए संयोजकता क्या है? किसी तत्व में संयोजित होने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आवर्त की संयोजकता का परिवर्तन बाएं से दाएं होता है। बाएं से दाएं होता है। जैसे हम तत्व लिथियम ले लीजिए, 1 होता है। ब्रोन ले लीजिए, 2 होता है। 3 इस तरह से बाएं से दाएं होता है दोस्तों। समूह में संयोजकता का परिवर्तन ऊपर से नीचे होता है। ऊपर से नीचे होता है। एक ही समूह में सभी तत्व की संयोजकता समान होती है। इसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनियम, सीडियम की संयोजकता 1 होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम की संयोजकता 2 होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसको। पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता किस प्रकार के परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? पहले बढ़ती है फिर घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता कैसी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व की संयोजकता मुख्यतः किस रूप पर निर्भर करती है? इसका प्रथमतः कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति की संख्या पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का सही क्रम क्या है? तो बाएं से दाएं जाएगा तो कुछ ही बोलें कि नंबर काउंटिंग से जाता है, नंबर काउंटिंग सीरीज में जाता है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 0 हो जाता है। चलिए 1 2 3 4 3 फिर 2 1 करके जाता है। किस समूह में तत्वों की संयोजकता 1 होती है? किस समूह तत्वों की संयोजकता 1 होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह 1 में कौन है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों की संयोजकता सामान्यतः कितनी होती है? निष्क्रिय गैस भी बताए थे दोस्तों, इसी के अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस 0। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संयोजकता बोला, याद रखिएगा संयोजकता बोला है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे संयोजकता बोला है तो संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। लेकिन अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 की 7 होती है, 7 होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन का विशेष महत्व होता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है कि ब्रह्मत्व कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी जस्ट बता देते हैं कि समूह 17 में हाइड्रोजन परिवार आता है। हाइड्रोजन परिवार की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन परिवार में परमाणु संख्या 17 होती है तो 2 8 1, तो संयोजकता कितना होती है? 1 होती है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परमाणु क्रमांक में वृद्धि। आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता के अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्वों का रासायनिक व्यवहार का अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है परमाणु आकार में परिवर्तन। परमाणु आकार में परिवर्तन देख लीजिए थोड़ा सा। आवर्त सारणी में परमाणु आकार क्या है दोस्तों कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार तत्वों की आवर्त संख्या के समूह को क्या होती है? परिवर्तित होती है। किसी परमाणु के केंद्रक से उसकी बाहरी कक्षा तक एक औसत दूरी का आकार होता है। कैसा होता है? परमाणु आकार होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहला क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्या होता है दोस्तों? आकार घटता है। परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। सेकंड में क्या है कि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा। अभी देख लेते हैं, इसमें न्यूनतम तत्वों के नाभिकीय आकर्षण अधिक होने के कारण घटता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या है क्या नहीं है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। जैसे हम देख लीजिए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप लोग, देखिए पहले छोटा था, क्या था दोस्तों? छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे ज़्यादा बड़ा। यानी जब ऊपर से नीचे इस तरह से हम आएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। देख रहे हैं ना आप लोग, बढ़ रहा है। परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन दाएं से बाएं इस तरह से जाएंगे परमाणु आकार घटता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परंतु नई इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर पर जुड़ी रहती है। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा और देख लीजिए बाएं से दाएं कैसे हो रहा है। अब बाएं से दाएं दोस्तों। तो बाएं से दाएं में देखिए, बाएं से पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर इससे ज़्यादा छोटा। यानी कहने का ओवरव्यू है कि जब इधर से इधर जाएंगे,
बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होता है, तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तब बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। देख लीजिए फिर से एक बार, जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो देखिए बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा होता चल गया। लेकिन ऊपर से आप नीचे आइएगा, ऊपर से आप नीचे आइएगा तो पहले छोटा, फिर बड़ा, इस तरह से बढ़ते जाता है। चलिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है निपु मिशन प्रगति क्लासेज। यदि आप चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या सामान्यतः किस प्रकार के परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घटता है। अभी जस्ट बता दिए। आवर्त सारणी में किसी एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे बोला है तो क्या होता है, तो ऊपर से नीचे जब आइएगा तो क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश की संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, क्यों होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, समूह के ऊपर से नीचे स्थित तत्व के कारण। दूसरे आवर्त में निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे कम होता है, तो किस तत्व का परमाणु आकार सबसे कम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार का अध्ययन किस आवर्ती गुण के कारण होता है, तो कौन सा गुण होता है, तो आवर्ती गुण के कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ही समूह में स्थित हो तो सामान्यतः किस तत्व का परमाणु आकार अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला तत्व ही जस्ट बता दिए हैं। किसी आवर्त परमाणु क्रमांक में बढ़ने के साथ परमाणु आकार घटने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। परमाणु आकार का अध्ययन का महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी तत्व को रासायनिक गुण आवर्ती प्रवृत्तियों को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, धात्विक और अधात्विक गुणों में परिवर्तन। धात्विक और अधात्विक गुणों में परिवर्तन। देखिए इसको, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की धात्विक और अधात्विक गुण क्या होती है, परिवर्तित होती है। उसे ही क्या कहते हैं, आवर्ती परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। धात्विक गुण क्या है, तो धात्विक गुण किसे कहते हैं, धात्विक गुण हम उसे कहते हैं कि जब तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की चालन होते हैं, उसे धातु गुण कहते हैं। जब ऊपर से नीचे आएंगे दोस्तों, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, जब धात्विक गुण यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा। यानी कहने का मतलब है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जब दाएं से बाएं जाएंगे धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। यानी इस तरह से दोस्तों, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ेगा, लेकिन इधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तब घटेगा, कोई दिक्कत। लेकिन अधात्विक गुण बोलेगा, अधात्विक गुण नीचे से भी इस तरह से आएगा तो घटवे करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण में क्या परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में सामान्यतः क्या परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है दोस्तों। अभी जस्ट करा दिए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक गुण का परिवर्तन क्या होता है, अभी जस्ट कराए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, घटता है। किसी तत्व का धात्विक गुण
कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक त्याग करने की प्रकृति। किसी तत्व के आध्यात्मिक गुण का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आध्यात्मिक का बोला कि धात्विक का? तो बोला आध्यात्मिक का, तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी में किस भाग में अधिकांश वस्तुतः प्रस्तुत की जाती है? तो इसका राइट आंसर बाएं से मध्य भाग में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस भाग में अधिकांश अधातुएं पाई जाती है? अधिकांश अधातुएं पाई जाती है किसमें? ये आपका दाएं भाग में। कौन सा कथन धात्विक अधात्विक गुणों का परिवर्तन के संबंध में सही कथन बोला है? तो सही कथन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आवर्त में धात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण में अधात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण घटता है। धात्विक घटता है, धात्विक बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धात्विक और धात्विक गुणों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि इसमें तत्व के रासायनिक गुण, व्यवहार, आवृत्ति, प्रवृत्ति समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? आयनन ऊर्जा और परिवर्तन। आयनन ऊर्जा और परिवर्तन। तो इसे हम नहीं करवाएंगे दोस्तों, इस टॉपिक को हम नहीं करवाएंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या है कि इसको समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा चल जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, बोलिएगा कि इसको चैप्टर में कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइए, तो कॉन्सेप्ट सिर्फ लाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव है इसलिए वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोग बोलिएगा कि कॉन्सेप्ट लाइए, तो कॉन्सेप्ट आप लोग बोलिएगा यानी थ्योरी लाइए। तो हम इस तरह से सभी चैप्टर का थ्योरी ले आएंगे। कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा कि थ्योरी लाइए, तो हम थ्योरी लाएंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में सामान्यतः किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घटता है। किसी तत्व के विद्युत ऋणात्मकता से क्या तात्पर्य है? जिसमें विद्युत ऋणात्मकता बोला है, तो इसका राइट आंसर रासायनिक बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः परिवर्तन होता है, किसका होता है सबसे ज़्यादा? इसका राइट आंसर फ्लोरीन हो जाता है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? तो आपका फ्लोरीन का होता है। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है अधातु का। विद्युत ऋणात्मकता के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु की विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः अधिक होती है। तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन मुख्य रूप से किस गुण को समझने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक बंधन की प्रकृति में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रवृत्ति पर विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें केवल धातु का अध्ययन होता है। ये भी टॉपिक को हम अभी नहीं करवाएंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, इसलिए क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। यदि आप लोगों को लगेगा कि सर इसको लगा दीजिए कोची में कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी क्लास ला दीजिए, तो हम इसका कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी ला देंगे। ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा होने के कारण दोस्तों हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में सक्षम नहीं है, इसलिए क्षमा मांगते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के SPDF ब्लॉक में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक उपकोष। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। लेके इसे समझने का प्रयास करिए। ऑलरेडी हम इसको समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी ले लीजिए। यदि आप लोग को लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी ला दीजिएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी हम ला देंगे। कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मत्व इलेक्ट्रॉन में उपकोष की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में S ब्लॉक के तत्व सामान्यतः किन समूह में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
1 और 2 में। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक को अंतर संक्रमण कहते हैं, याद रखिएगा, अंतर संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। पी ब्लॉक के तत्व सांद्रता किन, अभी जस्ट बताएं, 3 से 12, 3 से 12। नीचे अलग से दिखाई गई 2 पंक्तियों में लेंथनेस ऑफ लेंथ किस ब्लॉक का है? तो एफ ब्लॉक का है दोस्तों। डी ब्लॉक के तत्वों का संबंध सही क्या है? तो डी ब्लॉक में हमें सबसे ज़्यादा क्या है? संक्रमण तत्व है। पी ब्लॉक के अंतिम समूह में तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? जस्ट बता दें, पी अंतिम 18 क्या है? निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस। ये सब करवा देंगे क्वेश्चन पहले। एस ब्लॉक के तत्व की ब्रह्मतम कक्षा में अधिकतम कितने होते हैं? तो एस ब्लॉक बोला है दोस्तों, क्या बोला है? एस ब्लॉक। क्या बोला है दोस्तों? एस ब्लॉक। इसका राइट आंसर दो। आधुनिक आवर्त में पी ब्लॉक क्या है? आधुनिक आवर्त में ए ब्लॉक तत्वों के मुख्य रूप से नीचे से अलग स्थान रखने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोग इसको होमवर्क में है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैप्टर 5 का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने में सक्षम नहीं है, कहाँ है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए समझाने में सक्षम नहीं है दोस्तों। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नया हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।